हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये हमारा एसएससी मतलब आप एसएससी के लिए स्पेशल हमारे लेक्चर है। अभी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसका ये जो सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर सेकंड है। और आप एसएससी के लिए अभी जो सीजीएल का टायर 2 शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। जीडी के लिए भी आप कर सकते हैं। और ये स्पेशल एमटीएस के लिए मतलब चल रहा है। एसएससी मतलब एसएससी के लिए मेन है। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मेन है। इससे पहले भी हमने जो सैंपल पेपर फर्स्ट है वो कराया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। तो जो पहला हमारा प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से तुगलक वंश का शासक इनमें से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो जो रुकमुद्दीन तुगलक था, तो ये तुगलक वंश का शासक नहीं था। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। अब हम बात करते हैं जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। और इसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे, गाजी मलिक मलिक। और इसने मतलब 1320 में ये सुल्तान बना था। और जो तुगलकाबाद है दिल्ली में, सिटी ऑफ तुगलकाबाद की स्थापना की थी। तुगलकाबाद की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये गयासुद्दीन का मतलब पुत्र था, सन था। और इसने टोकन करेंसी चलाई थी। टोकन करेंसी किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो जो फिरोज शाह तुगलक था ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था। और इसने दीवान ए खैरियत चलाया था। और कैनल कंस्ट्रक्ट करवाए थे। जो नहर थी, जो यमुना रिवर है, वो कहाँ तक करवाई थी? हिसार तक, टू द सिटी ऑफ हिसार। तो जो हिसार तक ये बनवाई थी। और इसने मतलब टैक्स लगाए थे। वो टैक्स थे आपके खरद और जख्त टैक्स था। और आपका खाम, ये टैक्स थे। ये किसने लगाए थे टैक्स? ये फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरियत की स्थापना की और कैनल कंस्ट्रक्ट कराई थी यमुना रिवर टू हिसार तक दिल्ली में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जो NaCl है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। जो खाने का नमक है, हम अपने घरों में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? NaCl। तो कुछ हमने नेम रखे हैं। जैसे ये आपके, थोड़ा हम इंक कलर चेंज करते हैं। जैसे यहाँ है, ये आपके कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। ये आपका केमिकल फॉर्मूला है। और ये आपके कंपाउंड है, कंपाउंड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको म्यूरिएक्टिक एसिड बोलते हैं, HCl। जो केमिकल फॉर्मूला है इसका HCl है। और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, जो कॉमन नेम में लाफिंग गैस बोलते हैं, N2O है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है। और क्लोरोपाइसरेन को टीयर गैस बोलते हैं, C10H5 ClN2 है इसका जो केमिकल फॉर्मूला है। और जो कैल्शियम हाइड्रेट है उसको हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2 है इसका केमिकल। डाइक्लोडी फ्लोरोमीथेन फ्रियोन बोलते हैं,
CF2Cl2 केमिकल फॉर्मूला है इसका। कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट को जिप्सम बोलते हैं, मतलब कॉमन जो नेम है वो है जिप्सम है। CaSO4 2H2 है इसका केमिकल फॉर्मूला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्लैक्ट लाइम, कॉमन नेम है CaOH2 है इसका। फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, ये C6H6O है इसका। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनकी अंतः स्थिति को इंगित करता है, तो वो कौन सा मतलब स्फीयर है एनवायरमेंट में। तो जहां मतलब चारों चीजें हैं, जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, वो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो जो एटमॉस्फेयर होता है इसमें आपकी एयर पाई जाती है, जैसे बादल हैं तो बादल में लैंड नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये आपका एयर पाई जाती है एटमॉस्फेयर। और जो एटमॉस्फेयर है इसकी मतलब 5 लेयर हैं। तो जो 5 लेयर हैं, पहली जो है वो है एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। और जो दूसरी है वो है थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। और जो तीसरी लेयर है वो है मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। और जो चौथी लेयर है वो है स्ट्राटोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर है। और जो पांचवी लेयर है वो है आपकी ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए आपसे यहां से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि लोएस्ट, जो एटमॉस्फेयर की लोएस्ट लेयर कौन सी है, तो ट्रोपोस्फीयर। तो ये क्या है आपकी लोएस्ट लेयर। और जो हाईएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की वो है एक्सोस्फीयर, हाईएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो इंटरमीडिएट पूछा है पूछ सकता है तो वो है आपकी मीजो लेयर। और जो हाइड्रोस्फीयर है इसमें जो मतलब वाटर बॉडीज पाई जाती हैं, ओशियन लेक, वाटर बॉडीज, और मतलब लैंड। तो वाटर बॉडीज हैं, ओशियन है, लेक हैं। तो ये क्या किस में आता है आपका, मतलब जहां वाटर है तो इसको हाइड्रोस्फीयर। और लिथो, तो ये लैंड, मतलब लैंड पाई जाती है इधर लिथोस्फीयर में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बौद्ध वास्तुकला में कहे जाने वाले स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धालुओं के लिए पैदल मार्ग क्या था। तो जो बौद्ध में पैदल मार्ग था वो था मेधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेधी। तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो सारनाथ में दिया था। और इनका जो जन्म था कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में। और जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, इसको धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं, धम्मचक्र परिवर्तन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है वो है 1947 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियन के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये है आपका। और जो इंडियन काउंसिल एक्ट था ये आया था 1861 में। अब यहाँ आपसे एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था वो कौन था। तो जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड केनिंग। और जो कार्यकाल था 1858 से लेकर 1862 तक था। तो ये प्रश्न पूछ सकता है आपसे, जो इंडियन काउंसिल एक्ट पास किया गया तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड केनिंग। अब चार्टर एक्ट की हम बात करते हैं। तो चार्टर एक्ट जो है ये 1793 में आया। तो इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, जॉन सोरे। तो जॉन सोरे था।
और कार्यकाल कब मतलब कब से कब तक था? 1793 से लेकर 1798 तक। तो जॉन सोरे का कार्यकाल ये था। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। तो रॉलेट एक्ट ये मतलब कब पारित हुआ? 1919 में। तो इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल कौन था? चेम्स फोर्ड था। मतलब गवर्नर इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल नहीं था, वायसराय ऑफ इंडिया बोलते थे, वायसराय ऑफ इंडिया। तो चेम्स फोर्ड था, चेम्स फोर्ड। तो ये कब से कब तक था? 1916 से लेकर 1921 तक चेम्स फोर्ड था। और जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, वो भी 1919 में हुआ था, 1919 में। और देखिए 1919 में हुआ था। और जो कांग्रेस का लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, तो वो किसके टाइम पे हुआ था? चेम्स फोर्ड के टाइम पे। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। और जो होम रूल की स्थापना हुई थी वो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, इनके द्वारा होम रूल की स्थापना हुई थी। तो कब? 1916 में। तब कौन था? वायसराय ऑफ इंडिया चेम्स फोर्ड। तो इस तरह से भी आपको प्रश्न मतलब मिल सकता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सभी सफरिंग फ्रॉम द क्वासी और कोर, क्वासी और कोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड इट? जो क्वासियो और कोर है, ये कौन सी बीमारी से, मतलब कौन सी बीमारी की मतलब कौन सी किस चीज की कमी के कारण होती है? तो जो डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो क्वासी और कोर की बीमारी हो जाती है। तो जो प्रोटीन है दाल दाल जैसे दाल में है, तो दाल गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन है। और जो आयरन की कमी से होता है वो एनीमिया होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और जो आपका कैल्शियम की कमी से होता है वो होता है हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया। तो ये कैल्शियम की कमी से होता है। और जो क्वासी को और कोर है, ये प्रोटीन की कमी। और जो विटामिन ए की कमी से होता है, जैसे रेटिनॉल, मतलब आई प्रॉब्लम जो होती है वो विटामिन ए की कमी से होती है। रेटिनॉल वगैरह इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है ये आपकी विटामिन ए की कमी से होती हैं, आई जो प्रॉब्लम रहती है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मौर्य शासक ने मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो जो कलिंग युद्ध था वो अशोक ने लड़ा था। और जो मौर्य का फाउंडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी। और इनकी हेल्प किसने की थी? चाणक्य ने, चाणक्य, या उनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त। और इनका जो मतलब पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य जी का, तो वो बिंदुसार था। और जो जैसे हम यहाँ लिखते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य। तो इनका जो बेटा था वो था बिंदुसार, बिंदुसार। और जो बिंदुसार का बेटा था वो था अशोक। तो इस तरह से मतलब जो फाउंडर ऑफ मौर्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मतलब जो गोरा उपन्यास है वो किसने लिखा था? भारतीय लेखकों में से किसने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान गोरा उपन्यास लिखा था? जो गोरा उपन्यास था वो लिखा था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और कुछ बुक हैं, जो फेमस बुक हैं, जैसे इनकी गीतांजलि थी, गीतांजलि थी। होम एंड
द वर्ल्ड थी, होम एंड द वर्ल्ड थी, और गोरा थी इनकी, और इनकी पोस्ट ऑफिस थी, पोस्ट ऑफिस थी, और हंगरी स्टोन थी, हंगरी स्टोन थी। तो ये इनकी बुक थी। और जो जवाहरलाल नेहरू जी की बुक थी वो थी ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड, ग्लिम्प्स ऑफ द वर्ल्ड, और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया थी इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जो भगत सिंह जी की बुक थी वो थी वाई आई एम अथीस्ट, वाई आई एम अथीस्ट। तो ये भगत सिंह जी की बुक थी। और जो गांधी जी की बुक थी वो थी यंग इंडिया थी, यंग इंडिया थी, और हरिजन थी, नवजीवन थी, जीवन थी, और हिंदू स्वराज थी, हिंदू स्वराज थी, और इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये जो बुक थी ये महात्मा गांधी जी की थी, और भगत सिंह जी की वाई आई एम एथिस्ट थी, जवाहरलाल नेहरू जी की द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि होम एंड द वर्ल्ड थी, पोस्ट ऑफिस थी, हंगरी स्टोन थी। तो ये मतलब बुक से भी एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है इंडिया इज बॉर्डर बाय द म्यांमार। तो जो इंडिया का बॉर्डर है म्यांमार से कौन सी साइड लगती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो म्यांमार से लगती है वो ईस्ट साइड लगती है। अब यहाँ आपसे पूछ सकता है कि जो म्यांमार कंट्री है तो इससे जो इंडिया के कितने राज्यों की सीमा लगती है, वो 4। तो आगे हम देखें तो थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि जो कौन कौन से स्टेट हैं जो अरुणाचल म्यांमार से लगते हैं। तो ये जैसे म्यांमार है तो म्यांमार से देखिए आपका मिजोरम लगता है, मणिपुर लगता है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट हैं वो हैं आपके 4। तो कौन सा है, नागालैंड है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मणिपुर है, और आपका मिजोरम है। तो ये जो 4 स्टेट हैं ये म्यांमार की सीमा से टच होते हैं। अब जैसे आपको यहाँ बांग्लादेश दे दे तो बांग्लादेश से पूछ सकता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य लगते हैं। तो पश्चिम बंगाल है, और मेघालय है, असम है, और त्रिपुरा है। तो ये जो 1 2 3 4, तो इससे भी कितने लगते हैं, 4 स्टेट लगते हैं आपके। और जो जैसे नेपाल है, नेपाल से पूछ ले कि नेपाल से कौन कौन से लगते हैं, तो उत्तराखंड है, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और वेस्ट बंगाल है, और सिक्किम है। तो जैसे नेपाल से पूछ ले आपसे कि नेपाल से कितने लगते हैं, तो नेपाल से 5 लगते हैं, नेपाल से 5 हैं। और आपसे जैसे भूटान से पूछ ले तो सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है, और अरुणाचल प्रदेश है। तो जो भूटान से लगते हैं कितने राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान से गुजरात है, राजस्थान है, और पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, और लद्दाख है। तो और चाइना से पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको मतलब प्रश्न मैप आपको कंटिन्यू देखना चाहिए, मैप से डायरेक्टली प्रश्न आता है। और जैसे यहाँ से पूछ ले कि आपको जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप ये है कि मैप को कंटिन्यू देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैप से क्लियर हो जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा प्रश्न है वो है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ इंडिया प्रोवाइड द इक्वल प्रोटेक्शन, यहाँ हम पेन का इंक चेंज करते हैं, लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो इसका जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है वो कौन सा आर्टिकल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के तहत सभी लोग समान हैं। तो यहाँ 3 आर्टिकल और दिए हैं तो उनके बारे में हम जानते हैं। तो जो आर्टिकल 30 है तो ये माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज होते हैं, माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश्ड, ये मतलब एक अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। मेन ये है एस्टेब्लिश्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 के तहत जो माइनॉरिटीज हैं ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। और जो आर्टिकल 42 है इसमें ये है कि जो मानवीय कार्य स्थिति और जो मातृत्व राहत प्रदान करना, तो ह्यूमन वर्क कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल 42 के तहत। तो अब है हमारा आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 के तहत जो मतलब प्रेसिडेंट को ओथ और एफर्मेशन दिया जाता है, ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 60 के तहत ये दिया जाता है। और जो ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आगे हम थोड़ा जानेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी। तो यहाँ हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, तो कौन कौन से डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न आता है आपके लिए। तो जैसे जो फंडामेंटल राइट हैं तो 12 से लेके 35 हैं, लेकिन अभी जो जैसे जो आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी है, वो 14 से लेकर 18 तक है। और जो राइट टू फ्रीडम है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, राइट टू फ्रीडम है वो 19 से लेकर 22 तक आते हैं। तीसरा जो है हमारा राइट टू एक्सप्लोइटेशन, ये 23 से लेकर 24, आर्टिकल 23 और 24 में आते हैं। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22। और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये आपका 25 से लेकर 28 में आता है। और जो कल्चरल एंड एजुकेशनल है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, ये आपका 29 से लेकर 30 में आता है। और जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आपका आर्टिकल 32 में आता है। इसको मतलब हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम फॉर द फुल पार्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है उसका मतलब ये फुल नेम नहीं है। तो जो मालाबार कोस्ट है ये आपका वेस्ट में आता है, लेकिन वेस्ट में आता है।
तो कोरोमंडल जो है आपका ईस्ट में है, तमिलनाडु कोस्ट आपका ईस्ट में, उत्कल कोस्ट। जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, तो यहाँ जो वेस्ट बंगाल में आता है ये उत्कल उत्कल कोस्ट आता है, यहाँ आपका कोरोमंडल कोस्ट आ जाता है, कोरोमंडल कोस्ट। तो मैप, थोड़ा मैप से हम जानते हैं, तो जैसे ये है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो ये आपका उत्कल उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट है, यहाँ वेस्ट बंगाल में है। और ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, एपी एंड तमिलनाडु, तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल। तो ये उत्कल है। ये जो आपका है ये कर्नाटक, यहाँ कर्नाटका है, और केरल, केरल, तो ये आपका मालाबार कोस्ट है, और ये कोंकण कोस्ट है, तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। तो ये जो कोस्ट हैं आप देख सकते हैं कि इनकी लोकेशन भी है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, और उत्कल कोस्ट, उत्कल प्लेन या उत्कल कोस्ट है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है रीता परफॉर्म द गिद्धा, गिद्ध, गिद्ध नृत्य शैली प्रस्तुत करती है, जो कौन से राज्य से है? तो जो गिद्ध नृत्य शैली है वो किस राज्य की है? तो जो गिद्ध नृत्य शैली है तो ये है पंजाब की। तो पंजाब में कौन सा डांस है? गिद्ध, गिद्ध है, और भांगड़ा है, भांगड़ा है। और जो आपका राजस्थान में है, तो राजस्थान में आपका घूमर है, घूमर है, और चक्री है, चक्री है। तो ये राजस्थान के हैं। और हरियाणा में देखिए झूमर है, यहां आप कंफ्यूज ना हो, हरियाणा में झूमर है, फाग है, और दाफ, दाफ, तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के। और जो उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड का आपका गढ़वाली है, गढ़वाली डांस है, और कजरी है, कजरी है, रास लीला है, तो रास लीला ये आपका उत्तर प्रदेश में भी है, और झोरा है, तो ये कहाँ के हैं? आपके उत्तराखंड के। तो जो झूमर है वो आपका हरियाणा का है, फाग हरियाणा का है, घूमर आपका राजस्थान का है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड मीन्स बाई विच इलेक्शन आर कंडक्ट इन इंडिया। तो जो भारत में चुनाव कराए जाते हैं तो वो किसके द्वारा? तो वो ईवीएम मशीन के द्वारा कराए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ईवीएम के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है एज पर द सेंसस which of the following is India's most populated metropolitan city। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है इंडिया की वो कौन सी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रोपॉलिटन सिटी है वो है आपकी मुंबई। तो थोड़ा हम जो मतलब सेंसस है, जनगणना है, तो उस पर थोड़ा इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये स्टार्ट कब की गई? मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, ये इंट्रोड्यूस्ड 1872 में, किसके द्वारा? लॉर्ड मायो के द्वारा, लॉर्ड मायो के द्वारा। और ये मतलब केम इनटू द फोर्स रेगुलरली कब से कराई गई? 1881 से। तो इंट्रोड्यूस कब की गई? 1872 में, लेकिन फोर्स मतलब इफेक्ट कब से आया? 1881 से। तो
और सबसे पहली जो जनगणना थी, मतलब वर्ल्ड में सबसे पहली जनगणना किस देश ने स्टार्ट की थी? तो वर्ल्ड की पहली जनगणना स्वीडन ने स्टार्ट की थी। कब? 1749 को। 1749 को। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है कि सबसे पहले वर्ल्ड में किस देश ने जनगणना स्टार्ट की। और अब थोड़ा 2011 की जनगणना जो है उस पे हम देखते हैं। तो 2011 सेंसस, तो जो 2011 की जनगणना थी ये 15वीं जनगणना थी। ओवरऑल, मतलब ओवरऑल है, ओवरऑल में। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया की ये कौन सी जनगणना थी? इंडिपेंडेंट इंडिया की 7वीं जनगणना थी, 7th सेंसस थी। और देखिए, और जो अर्बन में जो जनसंख्या रहती है वो रहती है आपकी 31.2%। शहरों में जनसंख्या कितनी रहती है? 31.2। और जो रूरल एरिया में जनसंख्या रहती है वो रहती है आपकी 68.8%। तो गांव में शहरों में कितनी है? 31.2। और गांव में कितनी रहती है? यहाँ शहरों और ये गांव में कितनी है? 68.2। और जो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट कौन सा है इंडिया में? वो है आपका, पहला है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? यूपी में। और जो मोस्ट पॉपुलस यूटीज है, मोस्ट पॉपुलस यूटीज, तो वो कौन सा है आपका? वो है दिल्ली। और जो मोस्ट मतलब लीस्ट पॉपुलस यूटी है वो है आपका लक्षद्वीप है। तो ये भी एक इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। और जो आपका देखिए, यहां हमने देखा मोस्ट पॉपुलस स्टेट, और जो लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट जो है वो है आपका कौन सा? सिक्किम और मिजोरम। सिक्किम में कितनी जनसंख्या है? 6 लाख। और जो मिजोरम में वो है 10 लाख के समथिंग है, 10 लाख। तो इस तरह से भी ये आपका मतलब प्रश्न बन सकता है कि किसमें मतलब कितनी जनसंख्या है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द राजस्थान? तो राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल है? तो जो बुंडी उत्सव है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन सा? बुंडी उत्सव। और जो गुड़ी पड़वा है ये आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, कर्नाटका में मनाया जाता है। और जो बोनालू है, जो आपका बोनालू त्योहार है ये आपका कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। और तेलंगाना में देखिए, बोनालू है, युगाड़ी है, बाथु कुम्बा मनाया जाता है। और जो वंदना है ये आपका झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड में आपका सरह हुल भी मनाया जाता है। और कर्मा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई अच्छा लगा हो कि हाँ भाई अच्छा है वीडियो, तो आप एक लाइक जरूर करके जाएं। अगर नहीं लगा हो तो ना करें। लेकिन ये है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, वाकई कि अच्छा कंटेंट है सर, तो आप एक लाइक जरूर करके जाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें।